तो वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम्स में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि संविधान की विशेषताओं के बारे में और कौन कौन से संविधान के भाग हैं और उनको कितने अनुसूचियों में बांटा गया है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और साथ ही हम लोगों ने भाग में से भाग एक जो कि है संघ एवं उसके अधीन राज्य, ये वाला हिस्सा हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें से हम लोगों ने 4 आर्टिकल पढ़े थे। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि आर्टिकल 4 में एक ऐसा प्रावधान है जिसमें ये लिखा गया है कि अगर अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इन तीनों अनुच्छेद को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसे साधारण विधेयक से पास किया जा सकता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान को वेरूबाड़ी क्षेत्र भारत सरकार ने दिया था। और एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि साल 1960 में एक मुकदमा आया था सुप्रीम कोर्ट में, वेरूबाड़ी केस। उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया था कि ठीक है, इस हिस्से को हम पाकिस्तान को दे देंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि 2015 में 100वें संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ था उसमें से 111 गलियारे भारत ने बांग्लादेश को और 51 गलियारे बांग्लादेश ने भारत को सौंपे थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब इसी के आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन किया गया था आज़ादी के बाद। यानी कि आज़ादी के समय जब हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था तो उसका किस तरह से एकीकरण किया गया था, कैसे उसको एक करके एक यूनियन बनाया गया था, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कोशिश करिएगा कि शुरू से देखिए क्लासेस। उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है राज्यों का पुनर्गठन। तो आज़ादी के समय हमारा देश जो था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और अब हमारी सरकार के सामने ये चुनौती थी कि किस तरह से इन सारे छोटे छोटे रियासतों को एक किया जाए, और इस काम के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। तो अब इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, भारत का एकीकरण किसने किया था। तो भारत का एकीकरण जो किया था वो किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी था, जर्मनी में भी कभी ऐसे हालात थे और उस समय जर्मनी का एकीकरण जो था वो बिस्मार्क ने किया था, इसलिए वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, और इसीलिए 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो साल 1947 का समय था, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न भी हो चुका था। इस समय हमारे देश में 9 ब्रिटिश प्रांत और 552 देसी रियासतें थीं, जिनमें से 549 रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं, और बची थी 3, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है। कश्मीर कश्मीर के उस समय राजा थे राजा हरि सिंह। कश्मीर के उस समय राजा थे राजा हरि सिंह। अब यहाँ पे क्या थे, जो हैदराबाद और जूनागढ़ था, ये दोनों भारत संघ में शामिल नहीं हुए थे। तो हैदराबाद में क्या किया गया, सैन्य कार्यवाही की गई, वहाँ पर सेना को बुलाकर सैन्य कार्यवाही से हैदराबाद को भारत में विलय किया गया, और जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि लोगों का मत लिया गया कि जूनागढ़ का भारत संघ में विलय किया जाए या नहीं किया जाए। तो वहाँ पर भी जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। लेकिन जो कश्मीर था उसने भारत संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, और वह एक स्वतंत्र राज्य बना रहना चाहता था। अब 15 अगस्त 1947 यानी कि स्वतंत्रता दिवस तक भारत का एकीकरण हो चुका था, लगभग हो चुका था, क्योंकि अभी इसमें एक राज्य बाकी था, वो था कश्मीर, जो अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर चुका था। लेकिन अगले 2 महीनों में ही, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। यानी कि जो पाकिस्तान की सेना थी उन्होंने क्या किया, कबाइलों के भेष में आकर कश्मीर में आक्रमण किया और वहाँ के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब जो वहाँ का राजा था, राजा हरि सिंह, वो वहाँ पर ये सारी सिचुएशन देख के घबरा गया, और उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र भेजा और उसमें बोला कि ठीक है, हम आपकी शर्तों को मानते हैं और आप हमें भारत संघ में विलय कीजिए, यानी कि हमें भी अपना हिस्सा बनाइए। लेकिन उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी कुछ शर्तें रखी थी, जैसे कि कश्मीर का जो स्वतंत्र राज्य का स्टेटस है वो उसको कायम रखेंगे,
और इन सब बातों पर गौर करते हुए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को विलय पत्र दिया और कश्मीर को भारत संघ में शामिल कर लिया। अब समय था मार्च 1948 का और यहाँ पर शेख अब्दुल्ला जो थे वो कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री बने। कश्मीर के जो थे वो पहले प्रधानमंत्री बने क्योंकि अभी भी कश्मीर जो था वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना जाता था। और 2019 तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू रहा। आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान करता है। उसके अंदर पूरा संविधान जम्मू कश्मीर के लिए लिखा गया है आर्टिकल 370 में। इसके बाद जून 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का नाम था धर आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो एस के धर जी को बनाया गया था। और जो एस के धर थे वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके थे। इसके बाद दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। एक्चुअली धर आयोग इसलिए बनाया गया था कि जो भारत का एकीकरण हुआ है और अब जितने भी राज्य हैं अब उनको किस आधार पर स्टेटस दिया जाए, क्योंकि जितने भी राज्य थे तो लगभग हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। तो इनकी डिमांड थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो चाहते थे कि भारत का जो राज्यों का गठन हो वो किसी भाषा के आधार पर ना हो, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर इनका गठन होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इससे लोगों के मन में एक अलगाव का भाव आएगा और इससे हमारी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को शायद खतरा हो सकता है। इसलिए ये चाहते थे कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर ना हो सके बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर हो, आर्थिक विकास के आधार पर हो। तो अब जब धर आयोग बनाया गया तो इसने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसमें धर आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। और ये धर आयोग की रिकमेंडेशन थी कि राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए। इसके बाद दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस का जब जयपुर अधिवेशन हुआ तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनाई थी जिसे जेवीपी समिति कहा जाता है। और इस समिति के सदस्य जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। तो इनके नाम के पहले अक्षर से ही जेवीपी निकला है, इसलिए इसे जेवीपी समिति कहा जाता है। जेवीपी समिति का काम क्या था, जो धर आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी उसको रिव्यू करना और उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालना कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो। तो 1949 में इस जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने बोला कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा बल्कि एकता, सुरक्षा, आर्थिक विकास, इन सब चीज़ों के आधार पर होना चाहिए। लेकिन इसका विरोध भी बहुत हुआ और सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ वो हुआ था साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में। और इस समय क्या हुआ था, जब दक्षिण भारत में विरोध होना शुरू हुए थे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़े पैमाने पे विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से विद्रोही थे वो थे तेलुगु भाषी लोग, यानी कि जो आंध्र प्रदेश का तमिल क्षेत्र है उस जगह पे ज़्यादा विरोध हुआ था। तो समय था 1950 का और इसमें तो समय था 1950 का और इस समय इस विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे वो थे पोट्टी श्री रामल्लू। और 1952 में पोट्टी श्री रामल्लू जो थे वो आमरण अनशन पर बैठ गए और 15 दिसंबर 1952 को इसी अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई क्योंकि इन्होंने भोजन न करने का निर्णय लिया था। इससे क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत था वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हिंसा फैल गई और जिसके कारण मजबूरन भारत सरकार को इनके विद्रोह के सामने झुकना पड़ा। और यहाँ पर पहला भाषा के आधार पर राज्य निकल कर आएगा वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का सबसे पहला बनने वाला राज्य था और वो था आंध्र प्रदेश। तो ये डेट आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसकी भाषा थी तेलुगु। ओके, इसके बाद समय था दिसंबर 1953 का। इसके बाद समय था दिसंबर 1953 का। इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन किया था और इस आयोग को कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग और इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली और इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर। और इस आयोग ने ये सुझाया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा एवं संस्कृति के आधार पर किया जाना चाहिए। इस आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन में बोला था कि राज्यों का गठन है उसका आधार भाषा, संस्कृति
और एकता होना चाहिए और इसके आधार पर राज्यों को गठित किया जाना चाहिए और इनकी ये रिकमेंडेशन सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई। फिर जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, एक कानून पास किया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत में उस समय 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। इनमें से 14 राज्य कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। पहला असम, बॉम्बे, मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, केरल, मद्रास, मैसूर यानी कि कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये 14 राज्य थे जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इन राज्यों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा जो संघ शासित क्षेत्र थे वो 6 थे। पहला था दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार। और ये जो 6 थे वो राज्य थे हमारे संघ शासित प्रदेश। अब इसके बाद एक एक करके राज्यों का विलय करना शुरू किया जाएगा। इसके बाद फिर 1954 में पौंडीचेरी का भारत में विलय किया गया सबसे पहले 1956 में, और इसको यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया, पौंडीचेरी को संघ शासित राज्य। इसके बाद 18 दिसंबर 1961 में गोवा एवं दमन और दीव को सैन्य कार्यवाही द्वारा पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया और इसको भी भारत का संघ शासित राज्य बना दिया गया, क्योंकि अभी भी 1961 तक गोवा और दमन दीव जो थे वो पुर्तगालियों के कब्जे में थे और ये ऐसे राज्य थे जो सबसे लास्ट में भारत के आज़ाद होने के बाद भी ये काफ़ी सालों तक यहाँ पर पुर्तगालियों का डोमिनेंस था और इन्हें फाइनली 1961 में आज़ाद कर लिया गया और भारत का हिस्सा बना लिया गया। इसके बाद 1 मई 1960 का टाइम था। इस समय बम्बई राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसके तहत बॉम्बे को 2 भागों में बांट दिया गया, एक था गुजरात और एक था महाराष्ट्र। पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलकर एक राज्य थे, लेकिन चूंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था और प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी विलंब होता था, इसके कारण क्या हुआ, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया और एक नया राज्य गुजरात निकल कर आया। इसके बाद 1 दिसंबर 1963 को असम और नागालैंड जो पहले एक राज्य थे उनको अलग करके असम और नागालैंड 2 अलग अलग राज्य बनाए गए और इस वक्त असम से एक नया राज्य निकलकर सामने आता है, वो है नागालैंड। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब का विभाजन हुआ और यहाँ से हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ, जिसमें से पंजाब में केवल पंजाबी भाषा के आधार पर और हरियाणा में हिंदी के आधार पर इन दोनों प्रांतों को अलग कर दिया गया और यहाँ पर हमारे पास एक नया राज्य निकल कर आया, हरियाणा। इसके बाद समय है 21 जनवरी 1971 का। इसमें क्या हुआ कि जो हिमाचल प्रदेश था उसको पहले यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित राज्य का दर्जा प्राप्त था, अब उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद 21 जनवरी 1972 को यानी ठीक एक साल बाद उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम के अंतर्गत 3 राज्यों का निर्माण किया गया। पहला था मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का। तो 1972 में ये तीनों राज्य भी सामने आ गए। इसके बाद टाइम है 26 अप्रैल 1975 का और इस समय सिक्किम को भी राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 30 मई 1987 को गोवा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को और 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार से 2014 तक हमारे पास 29 राज्य थे और इस प्रकार से भारत का एकीकरण हुआ और राज्यों का पुनर्गठन हुआ और किस तरह से किस किस समय पर कौन कौन से राज्य निकल कर सामने आए और आज हमें कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है भारत का, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखेंगे भाग 2 यानी कि नागरिकता। तो सबसे पहले नागरिकता जो है भाग 2 में दी गई है और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टेट यानी राज्य क्या है। तो राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्यों का संघ, संसद, विधानसभा, पदाधिकारी, स्थानीय स्वशासन, सरकारी निकाय और इंडिया, ये सब चीज़ें जो हैं राज्य कहलाती हैं। पदाधिकारी से तात्पर्य ये है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं उनमें कौन कौन से अधिकारी हैं। जैसा कि हमने अनुसूची 2 में देखा था कि राज्य के पदाधिकारियों का वेतन भत्ता और उसका विवरण
तो ये चीज़ें जितने भी पदाधिकारी हम लोगों ने वहाँ पर देखे थे वो सब राज्य कहलाएंगे। स्थानीय स्वशासन और सरकारी निकाय यानी कि कोई भी सरकारी संस्था हो गई वो भी राज्य ही कहलाएंगे। यानी कि सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी संस्था वो राज्य के दायरे में आती है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि नागरिक है कौन। नागरिक का मतलब होता है नगर का निवासी। किसी भी व्यक्ति को नागरिक तब कहा जाएगा जब वह उस राज्य का निवासी होगा तथा उसके पास उस राज्य के सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार हों। तब हम यह कह सकते हैं कि उस राज्य का वह नागरिक कहलाएगा और यह उसकी नागरिकता कहलाती है। यानी कि इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। पहला कि राज्य का निवासी होना चाहिए, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। सामाजिक अधिकार का मतलब कि उसको समाज में रहने का अधिकार होना चाहिए और राजनीतिक अधिकार का मतलब मतदान देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। अगर ये दोनों अधिकार उसके पास हैं तो वो उस देश का नागरिक कहलाएगा। इसके अलावा वो राज्य के प्रति निष्ठावान भी होना चाहिए। अब जो नागरिक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो भारत का नागरिक है और एक वो जो विदेशी नागरिक है। तो जो भारतीय नागरिक होता है उसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, सोशली भी पॉलिटिकल भी। लेकिन जो विदेशी नागरिक है सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसको पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक में। तो भारत में वयस्क होने की आयु क्या है, 18 वर्ष रखी गई है और नागरिकता का स्रोत क्या है, वो है ब्रिटेन। तो आज हम जिस नागरिकता को अपने संविधान में देखते हैं उसे ब्रिटेन से लिया गया है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो नागरिकता दो प्रकार की होती है। पहली है एकल नागरिकता जो कि इंडिया में है, दोहरी नागरिकता जो कि यूएसए में है और स्विट्जरलैंड में भी है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य क्या है कि राज्य और केंद्र इन दोनों की अलग अलग नागरिकता होती है। यानी कि अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास राज्य की भी नागरिकता होगी और देश की भी नागरिकता होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि नागरिक और विदेशी व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है। तो किसी राज्य का स्थायी निवासी जो होता है वो उस देश का नागरिक कहलाता है और विदेशी नागरिक जो व्यक्ति जो होता है वो वहाँ का अस्थायी निवासी होता है। नागरिक को क्या होता है, सारे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन विदेशी नागरिक को सिर्फ सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक जो होता है वो अपने राज्य के लिए निष्ठावान होता है, लेकिन जो विदेशी नागरिक है वो अपने देश के लिए निष्ठावान होगा जो कि उसका देश है। नागरिकों को जो है सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं किया जा सकता। तो भारतीय नागरिक जो है इन्हें राज्य की सीमा में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन अगर विदेशी नागरिक की बात करें तो इन्हें इस कार्य के लिए सरकार से आज्ञा लेनी पड़ेगी, यानी कि सरकार से पहले परमिशन लेंगे फिर वो उस जगह पर आ जा सकते हैं। इसके बाद इनका अधिवास होता है, यानी कि इनका नागरिक जो है उनका स्थायी घर होना चाहिए, उस देश में स्थायी निवास होना चाहिए। लेकिन जो विदेशी हैं उनका निवास जो है वो अस्थायी हो सकता है या अस्थायी होता है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि डोमिसाइल क्या होता है, यानी कि अधिवास क्या होता है। देखो, अधिवास जो है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला तो ये कि मूल अधिवास और एक होता है अर्जित अधिवास। मूल अधिवास से क्या तात्पर्य है? मूल अधिवास से तात्पर्य है कि जन्म स्थान, यानी कि जन्म का स्थान क्या है, माता पिता का जन्म का स्थान क्या है। और ये जो अधिवास होता है ये उस व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो आपके जन्म का स्थान, माता पिता के जन्म का स्थान, ये जो स्थान है ये आपका मूल अधिवास कहलाता है। इसके बाद जो अर्जित अधिवास होता है वो ये होता है कि जैसे आप अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी और राज्य में जाकर वहाँ रहने लगते हैं और आगे चल के वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सारे जो आधिकारिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं आप उस राज्य का बनवा लेते हैं, तो फिर वो राज्य जो है वो आपका अर्जित अधिवास हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ जो ये है कि एंग्लो इंडियंस यानी कि आंग्ल भारतीय क्या होते हैं। आज़ादी के पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और आज़ादी के बाद अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए, यानी कि सिर्फ यहाँ पर इंडियन बचे। लेकिन उस टाइम पे कुछ ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत से जाने का फैसला ना करके यहाँ पर रुकना सही समझा, यानी कि उनको भी यहाँ पर रहकर यहाँ से लगाव हो गया था
और वो यहीं पर रहना चाहते थे, इसलिए उनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है आंग्ल भारतीय। तो ये ऐसे ब्रिटिशर्स हैं या ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो आज़ादी के बाद वापस ब्रिटेन नहीं गए और वो यहीं पर भारत में ही बस गए, उन्हें बोला जाता है आंग्ल भारतीय। अब ये जो परिभाषा है ये कहाँ दी है, तो ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 366(2) में दी गई है कि आंग्ल भारतीय कौन है। तो यहाँ पर परिभाषा में क्या दिया हुआ है कि वह व्यक्ति जो भारत का अधिवासी है, अभी मैंने बताया ना आपको अधिवासी क्या होता है, लेकिन उसके पूर्वज यूरोपीय हों यानी कि यूरोप महाद्वीप के अथवा ब्रिटेन के नागरिक हों, वो कहलाएंगे आंग्ल भारतीय। या फिर जिसका जन्म 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में हुआ हो, यानी कि कोई भी ऐसा ब्रिटिशर्स जिसका जन्म भारत में हुआ हो 15 अगस्त 1947 के बाद, उसको भी आंग्ल भारतीय कहा जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 331। तो इसमें यह बताया गया था कि आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित की जाएंगी, जो अब समाप्त कर दी गई हैं। तो अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि तो किसी भी देश में कानूनी आधार पर 4 लोग होते हैं, यानी कि 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले तो होता है नागरिक, जो कि उस देश का मूल निवासी है। राज्य के स्थायी निवासी होते हैं, राज्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, इन्हें राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है, इन्हें उस देश के सभी मौलिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं और ये उस देश के मौलिक कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी है वो है अन्य देशी या विदेशी व्यक्ति। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, मित्र देश के भी हो सकते हैं और शत्रु देश के भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप मित्र देश की बात करें तो मॉरिशस, यहाँ पर आप बिना वीज़ा के भी 2 महीनों तक रुक सकते हैं। और अगर शत्रु देशों की बात करें तो अभी प्रेजेंट में, और अगर शत्रु देशों की बात करें तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास पाकिस्तान और चाइना हमारे 2 शत्रु देश हैं। यहाँ पर आपको वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा, बैंक बैलेंस चेक होगा और उसके बाद जाकर अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो जाकर आपको वीज़ा देंगे। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो ये है कि राज्य विहीन व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जिसके पास राज्य विहीन व्यक्ति वो आदमी होता है, यानी कि स्टेटलेस पर्सन। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उसके पास कोई दस्तावेज नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को राज्य विहीन व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा जो चौथे होते हैं वो होते हैं शरणार्थी, यानी कि रिफ्यूजी। इन्हें क्या किया जाता है कि ये जहाँ पर रह रहे होते हैं वहाँ से उन्हें अपने राज्य या देश से भेदभाव होने के कारण, यानी कि वहाँ पर या तो आपसी मतभेद हो गया होगा या वैचारिक मतभेद के कारण उन्हें उस देश से खदेड़ दिया जाता है और ये जाके किसी दूसरे देश में बस जाते हैं, तो उसे बोला जाता है रेफ्यूजी यानी शरणार्थी। यानी कि फॉर एग्जांपल की अगर बांग्लादेश है या श्रीलंका है, वहाँ से किसी एक विशेष कम्युनिटी को या कुछ लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उनके विचार एक नहीं हैं या और भी कोई कारण हो सकता है, और उन्हें भारत एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो लोग कहलाएंगे भारत में रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी कहलाएंगे। इसके बाद कुछ और चीज़ें जो हैं जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एनआरआई क्या होता है। एनआरआई आपने बहुत सुना होगा, एनआरआई। तो ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया, यानी कि जो भारत का निवासी नहीं है लेकिन भारतीय है, यानी कि प्रवासी भारतीय, जिसका निवास जो है भारत में नहीं है लेकिन इसकी जो मूल जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हुई हैं। तो इसका कौन लोग होते हैं भारतीय, तो एनआरआई कौन लोग होते हैं, प्रवासी भारतीय कौन होते हैं, ये भी भारतीय नागरिक होते हैं जो अस्थायी रूप से विदेशों में निवास कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जाकर कोई भी काम कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से हैं लेकिन वो स्थायी नहीं है, इसलिए उन्हें कहा जाएगा एनआरआई यानी कि प्रवासी भारतीय। ठीक है, प्रवासी भारतीय। और एक चीज़ और आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2003 में। साल 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के लोग। अब ये वो लोग हैं कि जैसे किसी के पेरेंट्स जो हैं, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर विदेश में हुआ है यानी कि भारत के बाहर हुआ है,
किसी और देश में, लेकिन उसके जो पूर्वज थे, यानी कि उसके जो इसके पूर्वज जो थे वो भारतीय थे, वो कहलाएंगे PIO। उदाहरण के लिए सुनीता विलियम, ये जो थी एक भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक थी। इसके बाद जो है वो तीसरा है OCI, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के ओवरसीज नागरिक। तो ये कौन होते हैं? तो भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो कि भारत के किसी मित्र देश के नागरिक हों। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत का किसी मित्र देश का नागरिक हो, उन्हें दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। उन्हें ये विशेष प्रोविज़न दिया जाता है कि उनके पास उन 200 देशों, इन्हें ये विशेष प्रोविज़न प्राप्त होता है कि उनके पास इन दोनों देशों की नागरिकता रह सकती है, यानी कि एक भारत की नागरिकता और एक उस मित्र देश की नागरिकता जहां पर वो लोग निवास कर रहे हैं, यदि वो मित्र देश है तो इन्हें वो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि किसी भारतीय को प्राप्त होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नागरिकता के संबंधी हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो चीज़ें अब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो अनुच्छेद 5 में है। अब देखते हैं सबसे पहली चीज़ अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 4 हम लोगों ने देख लिया था भाग 1 में। अब यहाँ से अनुच्छेद 5 हम लोग देखेंगे नागरिकता की परिभाषा, यानी कि नागरिकता क्या है। तो इसकी परिभाषा जो है इसमें दी गई है, भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, जो, यानी कि इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला ये कि वो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारतीय नागरिक हों, वह कम से कम भारत में 5 वर्ष से निवास कर रहा हो, वह 26 जनवरी 1950 या उसके बाद से भारत में रह रहा हो या अधिवासी हो। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। तो ये सारी कंडीशन जो भी फुलफिल करेगा वो भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 6। इसके बाद है अनुच्छेद 6। इसमें क्या दिया गया है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में, यानी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान विभाजन के समय आए थे, उनकी नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो पाकिस्तानी 19 जुलाई 1948 या इसके बाद भारत आया और 6 महीने तक यहाँ रहा, उसके बाद संविधान के लागू होने से पहले उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, तो वो जो होगा भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 7, और यहाँ पर लिखा गया है, इसमें क्या लिखा है? जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई या रद्द हो गई, लेकिन भविष्य में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये यहाँ की नागरिकता प्राप्त करेंगे तो पाकिस्तान की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 08, यानी कि PIO, भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता के विषय में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये इनके लिए एक ही रास्ता है, पंजीकरण द्वारा ये लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिस देश में ये लोग रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता इनको त्यागना पड़ेगा, यानी कि वहाँ से नागरिकता छोड़नी पड़ेगी इनको। इसके अलावा है अनुच्छेद 9, नागरिकता का निलंबन। तो नागरिकता का निलंबन कैसा होगा? सबसे पहला तरीका तो यह है कि अगर कोई भी भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता अपने आप निलंबित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद है अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, मतलब कि नागरिकता जो है वो कब तक आपकी बनी रहेगी। तो किसी भी व्यक्ति या नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती जब तक कि सांसद द्वारा उसके लिए विधि ना बनाई जाए, यानी कि सांसद जब तक कानून बना के ये स्थापित ना कर दे कि ऐसा ऐसा करने पर उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाएगी, तब तक किसी भी व्यक्ति से कोई भी सरकार नागरिकता नहीं छीन सकती। अनुच्छेद 11, इसमें लिखा गया है कि संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। तो देखो नागरिकता अधिनियम क्या है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू की गई थी, और जो संशोधन हुए थे वो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किए जा चुके हैं।
इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो इसके 5 तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, यानी कि जन्म से, इसमें क्या है, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लिया हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसका अपवाद क्या है? शत्रु देश, विदेशी, विदेशी राजदूत की संतान, यदि ये लोग हैं तो इनको नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। इसके बाद है CAA 1986, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में यह प्रावधान किया गया कि माता पिता में से अगर कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। फिर 2005 में यह प्रावधान किया गया कि माता और पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, तभी उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ हो और उसके माता व पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक है तो वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है या नागरिक माना जाएगा। तो ये प्रावधान है, दूसरा तरीका है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का। इसके बाद जो तीसरा तरीका है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का वो है कि रजिस्ट्रेशन करवा लें, यानी कि पंजीकरण से नागरिकता। तो ऐसा कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता को लेना चाहता है उसके लिए 4 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो कि वो यहाँ पर 5 साल तक रह चुका हो, फिर उसके बाद वो पंजीकरण करा सकता है, यानी कि पंजीकरण से पहले 5 साल तक भारत में रह चुका हो। दूसरा ये है कि PIO, भारतीय मूल के लोग पंजीकरण द्वारा तुरंत प्रभाव से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो PIO हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है कि ये अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो तुरंत ही उनको मिल जाएगी। तीसरा यह है कि वो स्त्रियां जो भारतीय नागरिक से विवाह कर चुकी हैं, यानी कि कोई भी इंडियन पुरुष विदेश में जाता है, वहाँ पर रहता है, उसे प्यार हो जाता है, वो शादी करता है और यहाँ पर वो उसको लेके आता है तो वो उस लड़की को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसके बाद है राष्ट्रमंडल के वो देश जिनके लोग भारत सरकार के अधीन कार्यरत हैं, उनको भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद चौथा तरीका है देशीकरण द्वारा। देशीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो राष्ट्रमंडल व PEO यानी भारतीय मूल के लोग नहीं हैं, वो विदेशी व्यक्ति भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया था। उसमें बताया गया था कि अगर कोई भी विदेशी जो ना तो भारतीय मूल का हो और ना ही राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यदि वह भारत आकर 12 वर्षों में से 10 वर्ष भारत में बिता लेता है तो उसे देशीकरण का प्रमाण पत्र मिलेगा और उसके बाद अगर वो चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकता है। मगर ये पूरी तरह भारत सरकार पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं। तो ये भारत सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उस व्यक्ति को नागरिकता देना चाहती है या नहीं। और ये सब कहाँ पर लिखा गया था? ये सब किया गया था प्रावधान 1986 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में। अब हम लोग देखेंगे CAA 2019, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो ये जो था बिल जो था 2016 में लाया गया था और इसको जो हालांकि जब इसको 2016 में लाया गया था तो संसद में इसको रद्द कर दिया था। इसके बाद CAA 2019 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले जो गैर मुस्लिम्स हैं, यानी कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्ध, जैन, इन लोगों को बिना किसी उचित दस्तावेज के नागरिकता दी जाएगी। और इसके लिए एक शर्त भी थी, वो ये थी कि यदि वे लोग भारत में 6 वर्ष तक का समय गुजार चुके हों या वो यहाँ पर रह चुके हैं, मतलब कि अपने ही देश में जो लोग इन देशों से आकर काम कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर नागरिकता देने का ये एक प्रबंध था, जो कि अच्छी बात थी आई थिंक। लेकिन इसमें मुद्दा क्या बनाया गया कि ये सिर्फ हिंदुओं को क्यों दिया रहा है, यानी कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को क्यों दिया जा रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं दिया रहा? तो मुसलमानों की डिमांड ये थी कि जो भी मुस्लिम्स हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उनको भी यहाँ पर नागरिकता दी जाए। लेकिन अगर ऐसा करते तो सोचो कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, और जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यहाँ से जितने भी सताए हुए मुस्लिम हैं, यानी कि जो वहाँ पर नहीं रहना चाहते, और ऐसे
मेरे हिसाब से तो लाखों करोड़ों लोग होंगे जो ऐसे नहीं रहना चाहते होंगे, वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। इससे क्या होता है, भारत में जनसंख्या का भार बढ़ता है और कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों में थोड़ा बहुत नुकसान होता है। इससे मुद्दा ये उठा कि आखिर नागरिकता ठीक है आप नॉन मुस्लिम्स को दे रहे हो, लेकिन मुस्लिम्स को क्यों नहीं दे रहे हो? तो इसके लिए भारत सरकार का तर्क ये था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान मुस्लिम शासित देश हैं, जो कि ऑब्वियसली सही बात है। और इन तीनों ही देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक है, ये भी सही है। और ये प्रावधान सिर्फ इन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक के लिए है, यानी कि जो प्रावधान था सिर्फ वो माइनॉरिटीज़ के लिए था, और वो भी ऐसे माइनॉरिटीज़ के लिए जो इन इन देशों में रह रहे हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर मुसलमान वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं तो उनको भी यहाँ पर आने का हक है और यहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन मुस्लिम्स इन देशों में माइनॉरिटीज़ नहीं है, वो मेजॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, इसलिए उनको यहाँ पर ये प्रोविज़न नहीं दिया गया था। और यही था इस पूरे मुद्दे का विषय। इसके अलावा जो पांचवा तरीका है नागरिकता लेने का, वो ये है कि अर्जित भूभाग के विलय से नागरिकता। यानी कि जो मैंने आपको बताया था, जो पाकिस्तान को इंडिया ने बेरूबाड़ी क्षेत्र दिया था और उसके बाद 2000 इंडिया और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था, उसमें जो 111 गलियारे इंडिया ने बांग्लादेश को और बांग्लादेश से 51 गलियारे प्राप्त किए थे, तो वहाँ के लोगों के पास ये ऑप्शन था, तो वहाँ पर निवास कर रहे लोगों के पास ये ऑप्शन था कि वो लोग अगर यहाँ पर रहना चाहते तो उन्हें स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाती। उसके लिए ना तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना पड़ता, ना कुछ भी फलाना ढिमका कुछ नहीं करना पड़ता, बस उनको जाके सही रूप से उनको के रिकॉर्ड लिए जाते हैं और उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती। उदाहरण के लिए सिक्किम, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, यहाँ पर ये सारे प्रावधान लागू किए गए थे। यानी कि जब इनको भारत में विलय किया गया था तो यहाँ के नागरिकों को ऑटोमेटिक ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं, तो ये है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके तो हमने आपको बता दिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे आपकी नागरिकता जा भी सकती है, तो इसके लिए ये सारे पॉइंट भी बहुत ज़रूरी हैं और ये सारे पॉइंट्स मायने रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है नागरिकता रद्द होने का? तो यहाँ पर 3 तरीके बताए गए हैं जिससे आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। पहले तो ये है कि आप नागरिकता का खुद से परित्याग कर दें, यानी कि आप खुद ही बोल दें कि मुझे नागरिकता नहीं चाहिए, अब मैं जाके दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि भारत का नागरिक है और वह अपनी नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो वह कर सकता है, मगर पहले उससे भारत की नागरिकता त्यागनी होगी, या फिर अगर वो नागरिकता ले लेता है तो वह यहाँ से ऑटोमेटिक उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है उस टाइम से। नंबर 2, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो अपने आप ही अपने यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। और इसका नंबर 3 है वंचित करना। इसमें क्या कहा गया है कि देशीकरण द्वारा जिन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है, भारत सरकार चाहे तो उन्हें नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नागरिकता प्राप्त की है तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि देशद्रोही हैं अगर, यानी कि भारत की नागरिकता लेकर और भारत से ही देशद्रोही कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा है कोई व्यक्ति संविधान का पालन नहीं करेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चौथा यह है कि अवैध व्यापार में अगर वो संलग्न पाया जाता है, कौन लोग? जो कि देशीकरण द्वारा भारत आए हैं, ठीक है ना, इन लोगों के लिए है ये प्रावधान, ना कि अब देश के नागरिकों के लिए। क्योंकि अगर देश के नागरिक ऐसे कार्य करते हैं तो उनके लिए कानून है और उनको दंड की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, ना कि उनको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा है नागरिकता प्राप्त करने के शुरुआती 5 वर्षों के अंदर यदि उसे विदेश में 2 वर्ष का कारावास हो जाए। यानी कि अगर कोई भी देशीकरण से जो इसने नागरिकता प्राप्त की है उसे अभी यहाँ पर आए हुए 5 साल भी नहीं हुए और उसे किसी विदेशी जेल में किसी कारण उसके किसी जुर्म के लिए 2 वर्ष का कारावास दे दिया जाए तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा 7 वर्ष से अधिक समय तक विदेश में रहा हो, यानी कि भारत का ऐसा नागरिक, वो भी ऐसा नागरिक जिसको देशीकरण से नागरिकता प्राप्त हुई है, वो विदेश जाता है और 7 वर्षों तक वहीं रह जाता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा मानसिक रूप से पागल व्यक्ति जो है उसकी नागरिकता भी समाप्त की जाएगी।
और जो दिवालिया है, यानी कि बैंक अगर किसी व्यक्ति को कंगाल घोषित कर दे तो उसे भी नागरिकता से निलंबित किया जा सकता है। तो ये थे नागरिकता से संबंधित कुछ मुद्दे और विषय, और हम लोगों ने जानने का प्रयास किया नागरिकता क्या है, इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, और नागरिकता प्राप्त करने का क्या तरीका है, कैसे भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है और किस तरीके से भारत की नागरिकता जा भी सकती है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। तो आगे आपसे मुलाकात होगी एक नया टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा मौलिक अधिकार। तो हम लोग अगली क्लास में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।